हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। करबला की जो दास्तां है वो ईरान में एक इट इज अ लाइव हिस्ट्री। ओके, गाजा आज का करबला है। ये भी समझ लीजिए कि जो न्यूक्लियर वाला मुद्दा है वो बहाना है। उनको कोई ना कोई तरीके से ईरान को खत्म करना है। अगर ईरान खत्म हो गया तो ये रीजन में कोई बचेगा नहीं इजराइल अमेरिका को चैलेंज करने के लिए। आदाब, नमस्कार। मैं सरवर हुसैन हिंद पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान से इजराइल और अमेरिका की जो जंग थी वो 12 दिनों तक चली। उसके बाद जो है वो ऐलान कर दिया गया कि जंगबंदी हम कर रहे हैं, अब जंग नहीं होगी। उसके बाद इजराइल लगातार फिलिस्तीन के गाजा इलाके में बमबारी करता रहा है। लेकिन अब जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसके लिए हम आपके सामने पेश हुए हैं, वो खबरें ये निकल के आ रही हैं कि इजराइल जो है वो गाजा में भी जो है वो जंगबंदी के लिए रजामंद हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो ये खामोशी जो है वो इजराइल और अमेरिका की तरफ से जंगबंदी के नाम पर, क्या ये कोई आने वाले तूफान की, किसी बड़े तूफान की पेश कदमी तो नहीं है? ये कोई एक आने वाले तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं है? इसी मौजू पर हमसे बात करने के लिए मशहूर मारूफ जो हैं हमारे मेहमान फिरोज मीठी बोरवाला, जो इन तमाम इलाकों में, वो शाम हो, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, और आपका फिलिस्तीन और गजा के इलाके में भी जो है आप जा चुके हैं और वहां का दौरा कर चुके हैं। इन सारे इलाकों को फिरोज मीठी बोरवाला जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जैसे इंसान के सामने उसकी हथेली होती है। आइए इस मौजू पर हम फिरोज मीठी बोरवाला जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकई इस तूफान से पहले की खामोशी है। आपकी बात सही है। ये बड़े आने वाले तूफान के पहले तैयारी की बात चल रही है। बेसिकली परमानेंट सीज फायर की तो बात अगर होती गाजा में तो एक अलग बात होती। तो अभी भी 2 महीने की बात हो रही है जंगबंदी की। नेतन्याहू भी अमेरिका जाने वाले ट्रंप को मिलने के लिए 1 हफ्ते के बाद। तो उसके पहले ट्रंप चाहता है कि वो जो आजकल हर हफ्ते 2 हफ्ते कोई ना कोई सीज फायर करता रहता है, उसके किस्म का एक सीज फायर हो जाए 2 महीने के लिए। हमास ने कहा है कि हम लोग तैयार है, मगर परमानेंट सीज फायर की बात करो। ऐसा नहीं कि 2 महीने के अंदर आप 10 आपके कैदियों को लेके जाओ और उसके बाद वापस 2 महीने के बाद वापस चालू करो जॉब कर रहे हो। तो अभी देखते हैं कि इजिप्ट और कतार इन्वॉल्व है। इजिप्ट में कायरो में बातचीत चल रही है। तो एक तो वो बात है। दूसरी बात है कि जो माहौल बन रहा है इनके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, नेशनल को खिलाफ, वो इतना कमाल का है माहौल। एक जगह पे जोरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन सकते हैं नवंबर में। डेमोक्रेटिक पार्टी का उन्होंने जीत ही लिया है और ये पहले कैंडिडेट है जो एंटी इजराइल है और जो बोले कि मैं इजराइल नहीं जाऊंगा, मैं न्यूयॉर्क का हूं, मैं न्यूयॉर्क के लिए काम करूंगा, मुझे इजराइल जाने की क्या जरूरत है। और एक जूइश सिटी में जहाँ उसको जूइश सपोर्ट भी बहुत है जोरान ममदानी को, क्योंकि गाजा के कारण एक बहुत बड़ा एंटी इजराइल माहौल पूरे अमेरिका में बन चुका है। दूसरी जगह पे देखें कि अभी जो ब्रिटेन में जो ग्लैस्टनबरी म्यूजिक फेस्टिवल होती है, वो ग्लैस्टनबरी म्यूजिक फेस्टिवल दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक फेस्टिवल है। दुनिया के सबसे बड़े बड़े गायक और म्यूजिशियंस वहां आते हैं। उस ग्लैस्टनबरी म्यूजिक फेस्टिवल में बॉब विलन और जो नीकैप करके एक जो ग्रुप है, और इनफैक्ट जितने ग्रुप स्टेज पर आ रहे हैं सब इजराइल के खिलाफ और पैलेस्टाइन के पक्ष में बात बोल रहे हैं। मगर बॉब विलन ने वो बातें बोल दी जो आज तक किसी ने बोली थी। उसने ये कहा कि फ्री पैलेस्टाइन डेथ टू द आईडीएफ। तो आईडीएफ को जो यशायाहू लिबोविच करके बहुत बड़े जूइश फिलोसोफर से गुजर गए, एक मॉडल वॉइस था इजराइल में। उन्होंने 1993 में कहा था कि जो आईडीएफ है वो जूडियो नाजी फोर्स है, जूडियो नाजीज है। ओके, तो जैसे हम लोग नाजीज को डेथ टू नाजी आर्मी बोलते हैं, वैसे ही उन्होंने डेथ टू आईडीएफ बोला। कोई बड़ी बात नहीं बोली। इनफैक्ट आज दुनिया में वो गुजरा है, सब जगह से लोग बोल रहे हैं। तो पॉइंट इज के एक जगह पे 20-21 महीने के बाद नेतन्याहू की ये सो कॉल्ड बड़ी मिलिट्री फोर्स हमास को हरा नहीं पाई है।
खाने के नाम पे बोला कि ह्यूमैनिटेरियन एड हम लोग देंगे बाहर की कोई ताकत को देने। अरे यूनाइटेड नेशन का काम था उसको बांटना। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एजेंसी जो आजकल आज तक दुनिया में सभी वही बांटती है। तो एक गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो मोसैड और सीआई का एक फ्रंट है, उसको थ्रू से वो लोग खाना बांट रहे हैं। खाना यहाँ बांट रहे, 15 किलोमीटर दूर से लोग को आना पड़ता है, और वहां भी बंदूकें चलाते, गोलियां चलाते। तो जो नेगेटिव माहौल बनाना है इसराइल पे, तो उसमें अभी ये कुछ टाइम के लिए पीछे हटा, मगर टाइम पीछे हटने के कारण आई थिंक कुछ स्ट्रेटेजी रिवर्क होने वाली है। हथियार खत्म हो रहे हैं, बम बारूद खत्म हो रहा है, तो ये 2 महीने का टाइम गैप लेकर इसराइल अपनी तैयारी कर रही है। दूसरे साइड पे ईरान ने अभी एक 60 J-10C चाइनीज फाइटर जेट्स का पूरा खरीदने का प्लान बना लिया है। चाइनीज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी ले रही है, और रशिया से भी कुछ चाहने की गुंजाइश है। तो ये तो है कि टेम्परेरी पॉज था, क्योंकि इसराइल इतना पिट चुका था ईरान के हाथों से कि अमेरिका के थ्रू से एक सीज फायर तो करवा दिया था 12 दिन के जंग में, मगर ये वापस आने वाला है जी। तो सर अगर ये कुल मिला के देखा जाए तो क्या एक तरफ तो ये लगता है कि कहीं इजराइल बैकफुट पर तो नहीं चला गया, क्योंकि जिस तरह से उसके हालात थे ये ईरान से जंग करने के बाद, इजराइल को बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस तरह से जो है वो उसके ऊपर जवाबी हमले करेगा और इतनी शिद्दत से उसके ऊपर हमले करेगा कि आधा इजराइल जो है वो बर्बाद हो जाएगा। हालांकि खबरें जो हैं वो दबा दी गई हैं, वहां पर मीडिया को जो है वो बैन कर दिया गया था इन खबरों को आगे आने के लिए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उसने जंगबंदी के लिए हामी भरी और अमेरिका ने जो है वो दबाव डाला कि इजराइल पर कि जंगबंदी कर दी जाए, तो ये क्या एक अभी जैसे आपने बताया कि वो नेतन्याहू भी जाने वाले हैं अमेरिका, तो क्या वहां पर जाकर ये इसकी बाकायदा लामबंदी होगी कि किस तरह से वो है वो ईरान को कुचला जाए? पॉइंट इसके नेतन्याहू इसराइल ये कट्टर यहूदियों का जो एजेंडा है, और जैसे मैं मुस्लिम कट्टरवादी, हिंदू कट्टरवादी, ईसाई कट्टरवादी की बात करता हूँ, वैसे में यहूदी कट्टरवादी की बात करता हूँ। ठीक है, ये जायनिज्म और जूडिज्म का अंतर अभी खत्म हो गया है, क्योंकि जूडिज्म जो तोरा और तनाक उनकी किताब है बहुत ही भयंकर है, बहुत ही वायलेंट है। यावी अपने आप में एक जेलस एंग्री जेनोसाइडल डेटी है। ओके, वो उस पर कभी बात करेंगे, मगर ये जो सबसे कट्टर यहूदी सरकार 1948 के बाद आई है, उनका एजेंडा है कि ग्रेटर इसराइल का मुद्दा आगे बढ़े। इसराइल फ्रॉम द नाइल टू द यूफ्रेटिस, फ्रॉम इजिप्ट टू इराक, ये उनका जो एक धार्मिक बिलीफ है, वो उसको लेकर वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये पिटने वाले। मैंने यही कहा था 3 साल पहले कि जितनी कट्टर यहूदी सरकार आएगी, इतना जल्दी इसराइल गिरेगा। ठीक है, एक तो ये एजेंडा है। दूसरा है कि ये जंग में इसराइल हार चुका है, बैकफुट पे नहीं गया है। वो 12 दिन की जो जंग जो उसी ने शुरू की, उसके बाद जो अमेरिका ने भी हमला किया, उसमें ईरान जीता है, इसराइल बहुत बुरी तरीके से हारी है। उनको अंदाजा नहीं था, और वो इसराइल थोड़ी अकेला लड़ता है, पूरे हथियार तो अमेरिका और ब्रिटेन और जर्मनी वगैरह से आते हैं। जो लेयर और लेयर ऑफ डिफेंस होता है, फ्रॉम जॉर्डन टू फ्रॉम मेडिटेरेनियन, इराक में से, मतलब जो भी अमेरिकी, इराक तो डिनाई कर रहा है, मगर अलग अलग तरीके से जो भी हैड सिस्टम्स, पेट्रियट मिसाइल, वो आयरन डोम, डेविड स्लिंग, ये जितने अलग अलग उनके पास एंटी मिसाइल सिस्टम्स है, ये सबके सब फेल हुए हैं। 50% से ज्यादा पहले तो जो ईरान ने छोड़े वो तो बहुत मामूली से उनके मामूली रॉकेट थे, मिसाइल से, जिससे इनकी डिफेंस सिस्टम्स खाली हो जाए। ओके, वो फायर करते रहे, और इनका मान लो कि 1,000 रुपए की मिसाइल है, तो उनका 10 रुपए का खर्चा हो रहा है कि मिसाइल को रोकने के लिए। तो एक तो बहुत वो एक वही मामला, वो बहुत फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली इसराइल और अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है। उसके बाद जो एडवांस मिसाइल आने लगी, जिसके पास इनके पास जवाब ही नहीं था, तो मैक 15 टाइम्स फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, वो इतने पावरफुल थे कि हम लोग वीडियो, किसी को अंदाजा नहीं था दुनिया में कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स है। आई थिंक ईरान के पास जो मिसाइल्स है, किसी के पास दुनिया में वो लेवल के मिसाइल नहीं है, किसी का ये लेवल पे हम लोगों ने एक्शन देखा नहीं। ओके, तो द पॉइंट इज के इसराइल के जितने स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट्स है, उस सबको ईरान ने उड़ा दिए हैं। आप बात कीजिए कि ईरान में 800 लोग मरे सिविलियंस, तो इनके बहुत कम सिविलियन मरे, क्योंकि ईरान का टारगेट ना हिजबुल्लाह का टारगेट, ना हमास का टारगेट, ना हुतियों का टारगेट ईरान के सिविलियंस को मारना है, इजरायली सिविलियंस को मारना है। ठीक है, वो कल्चर में भी, सिविलाइजेशन में भी फर्क दिखता है कि कौन का सिविलाइजेशन ज्यादा ह्यूमेन है, ज्यादा मानवीय है, और किसका सिविलाइजेशन सो कॉल्ड, इजराइल का तो कोई सिविलाइजेशन नाम की चीज भी नहीं, वो एकदम क्रूर, एक अमानवीय सभ्यता से आते हैं।
इसलिए इजराइल बाद में भागा, ट्रम्प के पास, भाई रुकवा दो, हाथ जोड़कर गया होगा नेतन्याहू, और ट्रम्प ने बीच में पड़ के रुकवा दिया। मगर मेरा मानना था कि ईरान को आगे बढ़ना चाहिए था, और ईरान को ये बोलना चाहिए था कि गाजा का सीजफायर करो, नहीं तो मैं तब तक तुमको मारूंगा। और अगर ईरान के कुछ मिसाइल्स टारगेटेड सेटलमेंट्स में आ जाते हैं, या एक कट्टर यहूदी बंदूक लेकर घूमते हैं, अमेरिका से पैसा आता है, उनको कुछ काम वाम करना नहीं है, और आज वेस्ट बैंक में भी इतना सब वो लोग तबाही मना रहे हैं, वहां खेतों को जला रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं, उनके क्या क्या मतलब कुएं में सीमेंट आके डाल देते हैं। तो ये भी होना चाहिए था, मगर खैर अपना टाइम आएगा। गाजा के लोगों ने जो मिसाइल देखी ऊपर से जाते हुए, लेबनान में लोगों ने देखा, वेस्ट बैंक में देखा, पूरे इलाके के लोगों को खुश, एक हम जैसे सब दुनिया में, हमारे आत्माओं में, हमारे दिलों में एक जरा ठंडक आ गई थी कि ये बड़े गुंडे मवाली को ठिकाने के लगा, अभी ईरान आ चुका है। और एक्चुअली नेतन्याहू ने बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी गलती की है, उसने खुद से हमला किया। ईरान, लोग बोलते थे कि ईरान क्यों नहीं आ रहा है, ईरान क्यों नहीं आ रहा है, ईरान पहले नहीं आ सकता था क्योंकि ईरान इंटरनेशनल लॉ का पालन कर रहा था। वो जानता था कि अगर वो पहले आता है तो ये तो बहुत बड़े पैमाने पाएगा। आज पूरी दुनिया ईरान के साथ है क्योंकि ईरान पे हमला हुआ और ईरान ने बाद में उसका जवाब दिया है। ओके, अच्छा। तो और उसने जब कतर के अमेरिकन बेस पे हमला किया, तब तो पूरी दुनिया देखी थी कि अमेरिका की औकात नहीं उसको रोकने की। ओके, और अ, ईरान ने ट्रम्प को बोलकर किया कि हम तुम्हारे बेस पे मारने वाले, निकाल दो तुम्हारे सैनिकों को, नहीं तो हम तो आ रहे हैं। ओके जी, तो ये ताकत है ईरान में। और अभी तो ताकत और बढ़ेगी क्योंकि चीन एकदम जोरों से अभी आ गया है ईरान के साथ, दूसरे भी मुल्क आए, रशिया भी है। तो ये सब कंट्रीज अभी ईरान के साथ एकदम, और अगली जंग की तैयारी चल रही है, अगली जंग की तैयारी चल, और वो आई थिंक निर्णायक जंग होगी। जी जी सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ईरान की जिस तरह से इस वक्त मईशत है, जो वहाँ की इकोनॉमी है, वो काफी डिस्टर्ब चल रही थी। पहले भी, जंग से पहले भी उनकी जो है वो करेंसी काफी डाउन थी और उनकी जो है इकोनॉमिकल इश्यूज चल रहे थे। इस जंग के बाद, और अगर इसके ऊपर फिर और एक जंग उनका थोप दी जाती है, तो ईरान की जो है वो इकोनॉमी कहाँ पर जाकर ठहरेगी? देखिए, ईरान जानता है कि ये दौर आने वाला था, वो उनकी तैयारी चल रही है। उनको पता था कि इसलिए 1979-80 के रेवोल्यूशन के बाद, जब जी सद्दाम हुसैन के माध्यम से 45 देशों ने आक्रमण किया ईरान पे, तो वो जंग के दौरान ही ईरान समझ गया था कि अभी उनकी तैयारी करनी होगी अमेरिका के खिलाफ की जंग की। तो उनकी तैयारी, इजराइल तो बहुत छोटी बात है उनके लिए, और हम लोग देखे रहे कि इजराइल की क्या औकात है। तो ईरान की तैयारी अमेरिका को चुनौती देने की है। अगर अमेरिका आया तो वो अमेरिका को हरा देगा, नंबर वन। नंबर टू, लोग समझ ले कि ईरान जो त्याग दे रहा है, जो सेक्रीफाइस दे रहा है, वो पैलेस्टाइन के लिए दे रहा है। ओके, जो उस किस्म के जो कट्टर कुछ वहाबी अहले हदीस लोग हैं, जो ईरान को शिया कंट्री करके गाली देते रहते हैं कि पूरा नाटक चल रहा है, इजराइल भी हमारा शत्रु है और ईरान भी शत्रु है, वो लड़ ले तो क्या होता है। ओके, ये लोग को शर्म नहीं आती, नंबर वन। मगर उसके साथ मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे सुन्नी कम्युनिटीज अभी भारत में भी देख रहा हूँ कि वो सपोर्ट में ईरान के आ रहे, क्योंकि उनको समझ आ रहा है, मगर कुछ तो लोग नहीं सुधरेंगे। तो ईरान 1979-80 से ही इकोनॉमिक सैंक्शंस पे है, वो सैक्रिफाइस लगातार वो देश का चल रहा है, और वो लोग ये झेलने की तैयारी में है। उनको पता है कि ये सब दिन आने वाले थे। ठीक है, तो उसके साथ ये भी समझ लीजिए कि जो न्यूक्लियर वाला मुद्दा है वो बहाना है। उनको कोई ना कोई तरीके से ईरान को खत्म करना है। अगर अगर ईरान खत्म हो गया तो ये रीजन में कोई बचेगा नहीं इजराइल अमेरिका को चैलेंज करने के लिए। ओके, तो हूती है, अंसारुल्लाह, वो एक नई ताकत उभर कर आई। सीरिया गिर गया, मगर अंसारुल्लाह है, उससे ज्यादा ताकतवर है, मैं तो मानता हूँ, जो अंसारुल्लाह है। ईरान है एक्सिस का, इराक भी है, और जब जरूरत पड़ेगी तो हसन शाह भी, कतर, हिजबुल्लाह एक्टिव हो जाएंगे। अभी इराक की सरकार पे बहुत दबाव है, तो अभी उसकी अब तक जरूरत भी नहीं है, मगर वो जरूरत के टाइम पे इराक भी आ जाएगा, क्योंकि वहां का जो कुर्दिश एलिमेंट है, जो बरजानी सरकार है, वो इसराइल और अमेरिका के बहुत करीब है। ओके, तो पार्लियामेंट में यह दबाव बना रहता है ये मुद्दे को लेकर। और उसके साथ मैं मानता हूँ कि सीरिया में भी उठाव होगा, क्योंकि जोलानी तो पूरा का पूरा नेतन्याहू का बंदा बन चुका है। इसराइल के साथ रिकग्निशन होगा, गोलान हाइट्स तुम रखो, हम लोग नहीं वापस मांगेंगे। तो सीरिया में उठाव होगा, ये एकदम जो आईसिस की सरकार, अलकायदा की सरकार बनी है, उसके खिलाफ सीरिया में भी उठाव होगा।
और जब ईरान ने अभी जो पिटाई की है इसराइल की, उसके साथ बहुत उम्मीद जगी होगी सीरिया में। हिजबुल्लाह तैयार बैठा है, हिजबुल्लाह की भी जब जरूरत पड़ेगी वो आएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के लोगों ने भी लगातार सपोर्ट किया, उन पे भी बहुत बड़े आक्रमण हुए। मगर अभी इनकी जब जरूरत आएगी आखिरी दौर में, तब ये सब आने वाले हैं। और आखिरी दौर क्या होगा वो भी आपको बता सकता हूँ। उसके साथ हमास और ये जो रेजिस्टेंस फोर्सेस पैलेस्टाइन में, उन्होंने तो एक मिरेकल ही कर दिया है कि वो लोग सरेंडर होने का नाम ही नहीं रहे, भूखे मारे जा रहे हैं, उनके लोगों को गोलियां मारी जा रही है। बच्चों को तो अभी आए ही है कि इजरायली आर्मी को ऑर्डर ही थे कि भाई जाके बच्चों को मारो। ये सब हारिस अखबार में छप चुका है। सो द पॉइंट इज के जब तक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, एनपीटी का सिग्नेटरी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है, अथॉरिटी है, वो तो क्लियर कट एक स्पाई एजेंसी करके ऑपरेट कर रही थी, जो पूरा इंफॉर्मेशन वो अमेरिका और इसराइल को सप्लाई कर रही थी। और अभी पता चला है कि एक पैलेंटीर करके जो एक गूगल जैसी कंपनी है, उनके सॉफ्टवेयर के माध्यम में, वो सॉफ्टवेयर का नाम है मोजेक, वो मोजेक सॉफ्टवेयर के थ्रू से सभी ईरान के न्यूक्लियर डिटेल्स, सीक्रेट्स निकाल निकाल कर वो लोग अमेरिका इसराइल को दे रहे थे। ये पैलेंटीर और इंटरनेशनल एटॉमिक अथॉरिटी बहुत डेंजरस बॉडीज बन चुके हैं। ओके, तो पॉइंट इज के इकोनॉमिकली आप देखेंगे कि ईरान का 90% जो तेल है वो चाइना ले रहा है। ओके, अभी रिपोर्ट ये भी आई कि इनकी इकोनॉमी, इनफैक्ट जो उनके एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो भी काफी बड़े पैमाने पे बढ़े हैं। जी और ईरान भी समझ गया कि ये यूरोप अमेरिका से कुछ मिलने वाला नहीं है, अपना मार्केट बढ़ाओ। दूसरे हमारे देश है, रशिया है, चाइना है, दूसरे हमारे मुल्क है। तो आई थिंक इकोनॉमिकली तो वो लोग, इससे बुरे दिन उन्होंने देखे हैं, अभी तो काफी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है इनकी। ओके, तो ईरान इज पेइंग द प्राइस, जो सैक्रिफाइस वो दे रहे हैं वो पैलेस्टाइन के लिए दे रहे हैं, ये पूरा इलाके की आजादी के लिए वो लोग दे रहे हैं उन्होंने। और ये पूरी करबला की जो जिम्मेदारी है, करबला के की पूरा जो हिस्टोरिक लेसन है, वो जो करबला की जो दास्तां है, वो ईरान में एक, इट इज अ लाइव हिस्ट्री। ओके, गाजा आज का करबला है। ओके, ये तो मैं 2010 में बोल चुका हूँ। ओके, पानी से प्यासे है, खाने को मिलता नहीं है, बच्चे को मारा जा रहा है, तो ये आज का करबला जैसा ही कहानी हम लोग हमारे सामने देख रहे हैं। तो ये जो करबला से ईरान की जो ताकत मिलती है कि भाई बड़े से बड़े शत्रु आ जाए, हम लोग झुकने वाले नहीं है, झुकने की तो बात दूर है, उनको हरा देंगे, ये अभी ताकत ईरान में आ चुकी है। ओके, सो वी आर हियर। और आखिरी में बोल दूं कि नेक्स्ट वॉर जब होगी और आने वाली है, वो वॉर में बहुत बड़े पैमाने पे इसराइल की तबाही होने वाली है। वैसे आज एक रिपोर्ट आई कि एक बिल पेश हुआ है अमेरिका में कि जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स है, जिससे ये बड़े बड़े बंकर बस्टर्स डाले जाते हैं, जो अभी अमेरिका ने इस्तेमाल किया था फोर्डो, इस्फान और नाटांज में, उसी किस्म के B-2, हाँ, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर पे, हाँ, ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पे, फोर्डो, इस्फान और नाटांज में उसी किस्म के प्लेन अभी इसराइल को दिए जाए। तो इसराइल की तैयारी अपनी जगह पे चल रही है। और मेरा बोलना है कि नेक्स्ट वॉर में आप ये भी देखेंगे कि एक ग्राउंड इन्वेजन होगा, जहां ईरान, यमन, इराकी वाया सीरिया, सीरिया की भी जोलानी सरकार बचने वाली नहीं है, तो उठा होगा। सीरिया से ये पूरी आर्मी जाएगी इनटू लेबनान और इनटू गोलान, इनटू फ्रॉम गोलान हाइट्स इनटू हिस्टोरिक पैलेस्टाइन। इसराइल बोलना भी गलत बात है, हिस्टोरिक पैलेस्टाइन में ये सब जाएंगे और ये अंतिम वॉर है। मैं तो 3-4 साल से बोल ही रहा था, 3 साल से मैं बोल ही रहा हूँ कि 2028 के आगे इसराइल रहने वाला नहीं है। उसका कारण मैं आपको बता दूं, दो जो इजरायली डिवाइडेड किंगडम रही, वो 80 साल के आगे कभी गई नहीं, दोनों 80 साल में खत्म हो गई थी। 2028 में 80 साल उसके कंप्लीट होने वाले, ये 1948 में जो बना था या बनवाया गया था। तो पॉइंट इज ये, तो डिबेट इजरायली अखबार में हो चुकी है। एहूद बाराक और नफ्ताली बेनेट जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके बीच में भी ये रहा है। और नेतन्याहू को बोला था कि भाई हम लोग 100 साल पहुंचे तो भी हमारी बड़ी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये 3 साल में पहले बोला था, जब ये 7 अक्टूबर हुआ नहीं था, क्योंकि 7 अक्टूबर ने पूरी दुनिया की का पूरा स्ट्रेटेजिक बैलेंस ही बदल गया। जो एक इशू को एक कोने में दबा दिया था इसराइल ने, वो नेतन्याहू ने इनको फंसाने के लिए 7 अक्टूबर को होने दिया। वो एक ट्रैप था, वो ट्रैप में भी नेतन्याहू खुद फंस गया, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं था कि ये लोग वो चैलेंज कर पाएंगे, 20 महीने तक लड़ पाएंगे, और अभी आगे भी लड़ेगा। अभी तो सीसा नेतन्याहू खुद मांग रहा है, तो वो ट्रैप में फंस गया। आज इसराइल को दुनिया में कोई भी लोग नहीं चाहते,
ओके, 95% आई थिंक दुनिया अभी इसराइल के खिलाफ हो चुकी है। वो चंद मुट्ठी भर कुछ यूरोप के देश है जो उसके साथ है, मगर अभी नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन सबने इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात की और ये फैल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज अब इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात कर रहा है, तो फिर ये बहुत तेजी से बात आगे बढ़ने वाली। तो ये जो अभी तक हम ही विक्टिम्स है, हमारे साथ ही हॉलोकॉस्ट हुआ है भाई। ये हॉलोकॉस्ट तो वो हिटलर के हॉलोकॉस्ट से बदतर है। हिटलर ने कभी अस्पतालों को नहीं मारा था और ऐसे पिन पॉइंटेड बच्चों को नहीं मारा था जो ये कर रहा है। ओके, तो पॉइंट इज के इसराइल का विक्टिम कार्ड अभी खत्म। एंटी सेमिटिज्म फेमिटिज्म सब बकवास टर्म्स है। ये पैलेस्टीनियन, सीरियन, लेबनीज, ये इलाके के लोग सब सेमिटिक लोग हैं। इसराइल के जो यूरोपियन अशकी जूज है उनका कोई सेमिटिज्म से लेना देना नहीं, सब यूरोपियन ओरिजिन के। ठीक है, तो एंटी सेमिटिज्म टर्म खत्म, हॉलोकॉस्ट विक्टिम कार्ड खत्म। इसलिए इसराइल के अभी दिन बहुत ही बुरे आने वाले हैं, बहुत ही बुरे दिन चालू हो गए और उनका अंत दूर नहीं है। ईरान जीतेगा, फिलिस्तीन आजाद होगा। हम भारत में उनके सपोर्ट के लिए जितना करें, दुनिया में जितना धरने प्रदर्शन कार्यक्रम हो रहे हैं, और बस हम अपना काम करते रहे और ईरान अपना काम करेगा और फिलिस्तीन के लोग तो संघर्ष कर ही रहे। ये पूरा जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स है वो उन्होंने मतलब ऐसा काम कर दिया कि दुनिया ने कभी देखा नहीं। क्योंकि इस बार आप सोचो, नाजीज के सामने तो अमेरिका, ब्रिटेन, ये बड़ी बड़ी ताकतें थी। आज के नाजीज के साथ, जूडियो नाजीज के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब उधर है। वो ताकत के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया का बैलेंस बदल गया, पब्लिक ओपिनियन बदल गया। आज यंग जूज अमेरिका में इसराइल के साथ नहीं है, स्टूडेंट कम्युनिटीज नहीं है। इसलिए जोरान ममदानी न्यूयॉर्क में जीत गया है, जो टेल अवीव के बाद अगर कहीं जूइश पॉपुलेशन है दुनिया में तो न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में अगर आपको जीतना है तो आपको जाके माथा टेकना पड़ता है वेस्टर्न वॉल पे। ममदानी ने बोल दिया मैं कुछ इजराइल विजराइल जाचपाला नहीं हूँ। ओके, तो ग्लैस्टनबरी का एक बड़ा मैसेज है, एक मॉरल मैसेज आ गया कि आईडीएफ एक नाजी फोर्स है। ममदानी जीता है, वो पब्लिक ओपिनियन का बहुत दो बड़े बैरोमीटर है। और ईरान की ताकत अभी जो है उससे बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी जो चाइनीज जेट, क्योंकि इसराइल के पास एक ही फायदा, एक ही प्लस पॉइंट है, उसके जेट फाइटर। वो ईरान ने अभी तक लिए नहीं थे। मेरे लिए तो सवाल है कि ईरान को ये सब काम 20 साल पहले कर लेने चाहिए थे, मगर अभी तो अभी तक जो F-35 से वो हमला करता है, वैसे 4 F-35 ईरान ने उसको गिरा भी दिए, अमेरिका के जो एडवांस जेट्स है। तो अभी ईरान को लेने फाइटर जेट्स एडवांस जो 4.5 जनरेशन सेल्फ फाइटर चाइना से आने वाले हैं, और रशिया से भी बात हो रही है, इसके बाद होगा कि मुझे पता नहीं, मतलब वो भी आ जाएंगे। और उसके साथ ईरान को मेरा तो बोलना है कि जो उनका स्पाई नेटवर्क है जो भी तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत डीप चला गया है, वो तोड़ना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, ईरान को अभी न्यूक्लियर बॉम्ब ले लेना चाहिए, एक न्यूक्लियर डिटरेंट ले लेना चाहिए। उनके पास टेक्नोलॉजी है, उसका टेस्टिंग करो और दुनिया को बता दो, और अमेरिका इजराइल को बता दो कि भाई मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मेरे पास आना मत। जैसे नॉर्थ कोरिया को वो आग बता नहीं सकते, वो ईरान को भी कोई आग नहीं बताएंगे। मगर क्या है कि ये दोनों देश पागल है, और ट्रम्प बैठा है और नेतन्याहू बैठा है। बाइडेन भी होता तो वही सवाल होता, क्योंकि ये जूइश कंट्रोल्ड सब सरकार है। तो नेतन्याहू जब हारेगा तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब डालेगा तेहरान पे, और अमेरिका, ब्रिटेन सब बोलेंगे जब हारा था तो क्या करें। ये सब सरकार ऐसी अब कट्टर यहूदी सरकार कंट्रोल हो चुकी है। इसलिए ईरान के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी जरूरी है, और एक डिटरेंट करके ईरान कभी इस्तेमाल तो नहीं करेगा, हम जानते हैं। ओके, उसके बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी 20 साल से उसने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, इमाम खामेनेई बहुत क्लियर थे। मगर अभी दुनिया के लोग बोल रहे हैं भाई ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब ले ले, एक डिटरेंट ले ले, और जैसे नॉर्थ कोरिया आज खड़ा है, ईरान भी खड़ा रहेगा। सद्दाम के बाद नहीं था, वो खत्म हो गया। लीबिया के बाद नहीं था, खत्म हो गया। असर के बाद नहीं था, खत्म हो गया। ओके, जिसके पास है उसको ये लोग हाथ नहीं लगाते। तो उसी के साथ ये बस मानकर चलिए, हैव द बिलीव दैट ईरान विल एंड पैलेस्टाइन विल बी, एंड यस इट्स नॉट फार। 2-3 साल की बात है। 2028 का मैं आजकल लिखता हूँ तो बोले इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई, ये तो जल्दी होना चाहिए। मैं बोला 2028 उसका एकदम आउटसाइड वाला मामला, उसके पहले होता है तो हम सब खुश है भाई, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मिठी बोरवाला जी। जैसा कि आपने कहा कि गाजा जो है वो आज की फला है, और एक मर्तबा फिर करबला में इंसानियत को, करबला में मजलूमियत को फतह मिलेगी, जीत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मिठी बोरवाला जी। आपको नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। आइंदा हम फिर किसी अहम शख्सियत के साथ, किसी नए मौजू के साथ
आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज, शब बखैर। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।